सहर रो रही होती है क्योंकि उसकी अम्मी उससे बात नहीं करी है। फिर आखिरकार सहर कहती है, अम्मी आपको हमसे बात नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन अपनी बात तो सुनिए। आज पता है अब्बू क्या कह रहे थे, एक बार सहर की शादी हो जाए फिर हुसैनपुर वाला घर बढ़िया से बनवा देंगे और आप वहाँ पर आज़ादी से रह सकती है। और ये कौसर सुन रही होती है। सहर आगे कहती है, अब्बू कह रहे थे कि हुसैनपुर वाला घर आप नाम कर देंगे। ये सुनते ही कौसर एकदम से उठ जाती है और वो कहती है कि क्या इस वजह से तुमने उस लड़की के यानी कि माहिद का हाथ पकड़ा था, उससे शादी करना चाहती थी? यहाँ पे सहर कहते नहीं, वो तो इंसानियत के लिए, वो बचपन में उसे जो दुख हुआ था। कौसर उसे रोकती है और कहती है उसका कुछ भी हमें नहीं सुनना कि क्या बचपन में हुआ था, हमें कुछ भी जानने में दिलचस्पी नहीं है। बस इतना चाहते हैं कि तुम उसके प्यार में नहीं पड़ोगी। यहाँ पे सहर कहती है लेकिन अम्मी ये तो इंसानियत नहीं हुई ना, वो इतने दुख में है। कौसर कहती है तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है। तभी यहाँ पे सहर कहती है बस इंसानियत के तौर पे वो सिर्फ हमसे माफ़ी मांगना चाहती थी उस दिन जो भी हुआ। यहाँ पे कौसर कहती है मुझे कुछ भी नहीं सुनना उस दिन क्या हुआ है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तू उसके प्यार में नहीं पड़ेगी। तुझे अपने सपने पूरे करने हैं और हम ये होने ही नहीं देंगे कि तू अपने सपनों से दूर चली जाए। तेरे अब्बू ने हमारे साथ क्या किया है पता है? वो अपना हाथ दिखाती है जहाँ पे उसे चूड़ियाँ पहनने का शौक़ था। वो कहती है तभी ये निशान उसके अब्बू ने बनाया और फिर वो अपना पैर दिखाती है जहाँ पे जला हुआ होता है। वो कहती है कि चचेरे भाई से बात करने का ये नतीजा है जो तेरे अब्बू ने दिया है। हमारे शरीर पे ये सारे निशान है, कहाँ कहाँ नहीं है ये तू बता। इस वजह से हम चाहते हैं कि तेरे शरीर पे ऐसी कोई जख्म ना हो और तू शादी करेगी तो ये होने ही वाला है। तू मुझसे वादा कर कि तू माहिद से दूर रहेगी और अपने सपनों से अलग नहीं होगी। यहाँ पे सहर उसकी अम्मी को कहती है कि हाँ वादा, हम उसके प्यार में नहीं पड़ेंगे, हम अपने सपनों से दूर नहीं जाएंगे, हमने जो सोचा है वही करेंगे, हमें डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर ही बनेंगे। और फिर वो अपनी अम्मी की गोद में सोती है और यहाँ पे कौसर मन में सोचती है कि मैं तुम्हें खुद भी तुम्हारे सपनों से दूर जाने नहीं दूंगी, तुम्हें अपने ख्वाब पूरे ही करने होंगे, उससे दूर जाने की हम तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकते। और वो सहर के करीब आ जाती है और सो जाती है उसके ऊपर। यहाँ पे नाजिमा उस औरत को पैसे दे रही होती है जिस औरत ने नाजिमा के कहने पे वो सहर के ग्लास में, शरबत के ग्लास में शराब मिलाई थी। उतने में ये दादा हुजूर की आवाज़ आती है। नाजिमा पीछे मुड़ के देखती है और फिर उस औरत को छुपाती है। यहाँ पे दादा हुजूर फ़ोन पे बात करते हुए आते हैं। तभी ये नाजिमा तुरंत उस औरत को छुपा देती है और दादा हुजूर के सामने आ जाती है। वो पूछते हैं तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? नाजिमा कहती है कि आपकी आवाज़ आई, आप परेशान लग रहे थे, इसलिए मैं आपसे पूछने आई कि सब कुछ खैरियत। यहाँ पे वो औरत भी ये सारी बातें सुन रही होती है और देख रही होती है। दादा हुजूर कहते हैं कि ये पैसों में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, कल मदरसे में ये पैसे भिजवाने क्योंकि जलसा है ना, लेकिन हमें हिसाब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे नाजिमा उन्हें रोक लेती है और कहती है दादा हुजूर ये हिसाब तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, आप एक काम कीजिए ना, ये ऐसे नहीं होगा, कैलकुलेटर से ये सब करना पड़ेगा, आप अपने कमरे में जाइए, हम ताहिर के हाथों कैलकुलेटर भेजते हैं। वो कहते हैं ठीक है और वो कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे नाजिमा चैन की सांस लेती है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। वो ताहिर के यहाँ आती है और कहती है कि ताहिर भैया आपको दादा हुजूर कैलकुलेटर के साथ अपने कमरे में बुला रहे हैं, वहाँ पे माहिद भी होता है। ताहिर कहते हैं झूठ तो मत बोलिए। उतने में दादा हुजूर की आवाज़ आती है। ताहिर कहता है अरे ये तो सच में बुला रहे, और वो वहाँ से भागता है। यहाँ पे नाजिमा माहिद को देख रही होती है और उससे याद आता है कि कैसे माहिद ने सहर को पतंग उड़ाना सिखाया था, इसलिए वो वहाँ पे बैठती है और कहती है पता है हमें भी बचपन से ये मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना था। तभी माहिद कहता है आजकल दादा हुजूर को आप अपनी बातों से मनवा ही लेती है, तो उनको कह दीजिए कल से मदरसे में बच्चों के लिए पोट्री की क्लास रख दे, लड़कियों के लिए। लेकिन फिर नाजिमा कहती है वो हमारी बात कहाँ सुनते हैं। नाजिमा कहती है लेकिन वो हमारी बात कहाँ सुनते हैं, आज देखा जो तमाशा हुआ, वो तो सही वक्त पे दिलनाज ने आके अपना गुनाह कबूल किया, वरना हम लटक जाते, हमें छोड़ा इस वजह से, और आपने भी अल्लाह का वास्ता दिया तो उसने अपना मुंह खोला। लेकिन हमें लगता है कि बात कुछ और है माहिद, ज़रूर ये किसी और ने करवाया दिलनाज से। माहिद कहता है अच्छा तो आपसे किसकी इतनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है कि आपको इस गुनाह में फंसा दे। यहाँ पे तुरंत नाजिमा कहती है सहर, और माहिद उसे देखने लगता है। माहिद उसे बोलता है कि सहर, वो कहती है हाँ, उसे कुछ लगने लगा है कि हम दोनों के बीच में कुछ है, इसलिए वो हमसे जलती है। यहाँ पे माहिद उसे गुस्से से देखता है और फिर कहता है आप सही कह रही है, वो दलनाज झूठी बोल रही है। यहाँ पे नाजिमा बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन आगे माहिद कहता है
कि उसे पैसे झूठ बोलने के लिए दिए गए थे और वो पैसे आपने दिए थे। ये सुनते ही नाजिमा एकदम चौंक के माहिद को देखने लगती है। वो कहती है हम ऐसा क्यों करेंगे? तभी माहिद कहता है सहर को फंसाने के लिए, और वो गुस्से से नाजिमा को देख रहा होता है। नाजिमा कहती है हम भला ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ पे माहिद कहता है कि वो नहीं, तुम हम दोनों से जलती हो, तुम सहर से जलती हो, क्योंकि वो हमारी बीवी बनने वाली है। नाजिमा एकदम से माहिद को देखती है। माहिद वहाँ से उठ के चला जाता है और जाते जाते कहता है एक बार हमें अगर वो सुराग मिल गया ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। आप तो जानती है ना हम गलत को सज़ा किस तरीके से देते हैं। दुआ करना कि वो सुराग हमें ना मिले। और वो उठ के वहाँ से चला जाता है और नाजिमा उसे देखती है। नाजिमा मन में कहती है कि हमने तो शराब रखी थी सहर को फंसाने के लिए, लेकिन ये दाव तो उल्टा पड़ गया। यहाँ पे माहिद हमसे ही खफा हो गया और वो आज पहली बार उसने कहा कि सहर उसकी बीवी है। ये सब कुछ उल्टा ही हो गया है। दूसरी तरफ सहर यही अपनी अम्मी की बात सोच रही होती है कि तू उससे नहीं मिलेगी, तू उसके प्यार में नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे माहिद सहर की और उसकी मुलाकात के बारे में सोच रहा होता है। जैसे सहर ने उसे कहा होता है कि एक कदम तो आगे बढ़ा के दिख, और वो कबाब के लिए ऑर्डर कर रहा होता है। फ़ोन हाथ में लेता है और वो ढूंढता है, लेकिन फिर उसे वापस वो तकलीफ़ होती है, इसलिए वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है। लेकिन फिर वापस उसे सहर की बातें याद आती है कि एक कदम आगे बढ़ा के तो देखिए। इतना सोचने के बाद वापस माहिद अपने फ़ोन की तरफ देखता है और वो कबाब के और वो ऑर्डर करने ही जाता है, लेकिन फिर वापस रुक जाता है और अपने आप से ही जूझ रहा होता है कि करे ना करे, क्योंकि उसे उस वजह से तकलीफ़ हो रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सुबह कौसर छत पे कपड़े सुखा रही होती है। उतने में वहाँ पे सोफ़िया आ जाती है और वो कहती है कि ये जगह हमारे कपड़ों की है और ये हमारी फेवरेट जगह है, आप ऐसा नहीं कर सकती। परवेज़ मियाँ आपसे दो बातें क्या अच्छे करने लगी, आप तो आसमान में उड़ने लगी। ये मत सोचिए, वो आज नहीं तो कल वापस आपको आपकी जगह दिखा देंगे और ये मेरी जगह है, समझी ना। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे कौसर अपने कपड़े दूसरी जगह पे डालती है और उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन देखती है तो डॉक्टर साहब का फ़ोन होता है। वो कहती है डॉक्टर साहब इस वक्त? उतने में परवेज़ भी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है छत पे जाने के लिए। यहाँ पे कौसर यहाँ वहाँ देखती है और वो फ़ोन उठा लेती है। वो कहती है डॉक्टर साहब, यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हारी और शहर के जाने का अरेंजमेंट कर लिया है, तुम लोगों को निकलना है। दूसरी तरफ परवेज़ भी ऊपर छत पे आ रहा होता है अपनी चप्पलें लेके। यहाँ पे धीरे धीरे करके कौसर बात ही कर रही होती है। उतने में परवेज़ की आवाज़ आती है, कौसर कौसर। और यहाँ पे कौसर चुप हो जाती है। यहाँ पे डॉक्टर साहब, हेलो आप सुन रही है? हेलो आप सुन रही है ना कौसर, आप सुन रही है ना? लेकिन कौसर बोलती नहीं, वो चुपचाप सिर्फ सुन रही होती है और वो यही देख रही होती है कि परवेज़ वहाँ पे आ रहा है। परवेज़ वहाँ पे आता है और कौसर को चिल्लाने लगता है, ये क्या तुम कपड़े यहाँ पे धो रही हो, लेकिन मेरी चप्पलें कौन धोएगा, ये लो। और वो फेंकता है, लेकिन कौसर कुछ बोलती नहीं है। इस वजह से वो कपड़े हटाता है और उसको देखता है। उतने में कौसर वो फ़ोन, वो बकेट जो पानी की होती है जिसमें कपड़े भिगोए है, उसमें डाल देती है। वो कहता है ये क्या, ये इतना नुकसान क्यों कर रही हो, और ये फ़ोन इसमें क्यों डाल दिया, अब ये ठीक कौन करेगा, तुम फ़ोन पे बात करी थी? वो कहती है नहीं, तो फिर इसमें क्यों फ़ोन डाल दिया? परवेज़ कहता है। तभी वो कहती है आप इतने ज़ोर से दहाड़े तो मेरे हाथ से छूट गया। तभी परवेज़ कहता है तुम क्या छुई मुई हो जो इतनी डर गई? और फिर वो कहता है इसके पैसे कौन देगा? आप? परवेज़ कौसर के हाथ में वो फ़ोन थमाता है और कहता है हम नहीं इसे दुरुस्त करने वाले, ठीक करने वाले नहीं हैं हम। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे कौसर भाग भाग के नीचे कमरे में आती है, दरवाज़ा लगाती है। वो बहुत खुश होती है। यहाँ पे शहर देखती है अम्मी इतनी खुश क्यों है। वो कहती है अम्मी आप इतनी खुश क्यों हैं? लेकिन कौसर उसे गले लगाती है, उसे घुमाती है और बहुत खुश होती है। शहर पूछती है अम्मी क्या हुआ है, आप खुश क्यों हैं? यहाँ पे कौसर कहती है डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था। फिर वो एक गाना लगाती है और यहाँ पे शहर कहती है कि बाहर कोई सुन लेगा। वो खिड़कियाँ लगाती है, कौसर भी खिड़की लगा लेती है और वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कौसर बहुत ही खुश होती है, वो डांस करती है, तो ये देख के शहर भी डांस करना शुरू कर देती है। और फिर कौसर और शहर दोनों डांस करते हैं। कौसर उसे घुमाती भी है और उसके साथ डांस भी करती है। यहाँ पे शहर कहती है बताइए तो सही क्या हुआ है? तभी कौसर कहती है कि डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने हम दोनों का यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ पे शहर कहती क्या, और वो भी खुश हो जाती है। वो कहती कैसे, बोलिए तो सही। वो कहती वो हमें बताने ही वाले थे, उतने में तेरे अब्बू आ गए, इसलिए हमें फ़ोन फेंकना पड़ा। वो कहती है अभी हम डॉक्टर साहब के घर जाते हैं और सब पता कर लेते हैं। वो कहती है चलिए अम्मी हम भी आते हैं। तभी कौसर कहती है नहीं, इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। तुम मदरसे में जाओ और पढ़ाई करो। वो कहती है ठीक है। माहिद बच्चों को पढ़ा रहा होता है, उतने में बेल बजती है और वो बच्चे वहाँ से निकल रहे होते हैं खुदा हाफिज़ कह के। यहाँ पे वो
शहर का भाई भी निकल रहा होता है, लेकिन फिर माहित उसे रोकाता है और वो कहता है कि ये लो। वो देखता है तो पतंग, वो कहता है ये मेरे लिए। वो कहता है हाँ, कल के पतंग बचे थे। माहित कहता है तो ये सब तुम ले लो। वो खुश हो जाता है और कहता है इतनी सारी पतंगे तो हम 1 महीने तक उड़ा सकेंगे। और वो बहुत खुश होता है और माहित उसे देख रहा होता है। फिर माहित कहता है सिर्फ पतंग मत उड़ाना, सबक भी सीखना। और वो हंसता है। तभी फिर माहित कहता है अकेले मत उड़ाना। तभी असद कहता है फिर और कौन है जो हमारे साथ उड़ा सकता है। एकदम से माहित कहता है शहर। वो कहता है अप्पी से हम पूछेंगे, हम उसे सिखाएंगे और फिर हम दोनों पतंग उड़ाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं माहित भाई, हम अप्पी से कहेंगे। और यहाँ पे दोनों जन हंसते हैं एक दूसरे को देख के। फिर माहित असद को कहता है खुदा हाफिज। वो भी खुदा हाफिज कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे शहर पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं होता। वो बाहर की तरफ देख रही होती है। उसे जब मौलाना कहते हैं पढ़िए, तब वो कुछ भी नहीं कहती। तभी वो उसे देखते हैं कि वो बाहर देख रही है। तभी वो पूछते हैं बाहर सब ठीक तो है ना। वो कहती जी, और एकदम से उन्हें देखने लगती है। फिर वो पढ़ने का नाटक करती है और वापस बाहर की तरफ देखती है और उसे माहित वहाँ से जाते हुए दिखाई देता है। वो कहती है कि माहित ने इतनी बड़ी अपनी दिल की बात बताई और हम ऐसे ही वहाँ से चले जाए ये गधों की तरह? नहीं नहीं, इतने बड़े गधे हैं क्या हम? सच नहीं तो कुछ तो बोल के जाना चाहिए। मौलाना साहब जो पढ़ा रहे हैं वो चुटकी बजाते हैं और शहर को बोलते कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो तुरंत उठती है और कहती है ठीक है हम जाते हैं। और वो बाहर आ जाती है और वो यहाँ वहाँ माहित को देख रही होती है, ढूंढ रही होती है। वो कहती है सच में जिन है, कहाँ चले गए पता ही नहीं चल रहा है। फिर वो एक शख्स को पूछती है माहित साहब को देखा है क्या? वो इशारा करके उस तरफ दिखाता है और फिर शहर उस तरफ निकलती है और वो एकदम से रुक जाती है क्योंकि सामने ताहिर होता है, कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। वो कहती है अगर इनसे पूछा तो ये खामखा मिर्च मसाला लगा के बताएंगे। और वो देख ही रही होती है, उतने में ताहिर कहता है अरे भाभी जान आप। और शहर आगे आके चुपके से खड़ी होके सुन रही होती है। एक शख्स ताहिर को रोकता है और कहता है हमारी बेटी को देखा है क्या? गोरी है, लंबी है। यहाँ पे ताहिर कहता है अच्छी बात है, लेकिन ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? वो कहता है यहाँ पे मदरसे में ही पढ़ती है, लेकिन वो सुबह से गायब है। सुबह मदरसे के लिए निकली है लेकिन वो आई नहीं। हमारी बेटी ने कहा, बड़ी बेटी ने, कि वो अब आएगी नहीं, वो भाग गई है। ताहिर कहता है आप फिक्र मत कीजिए चाचा, हम ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, चलिए। और फिर ताहिर उन्हें लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शहर भी वहाँ से दूसरी ओर भाग जाती है और एक कमरे में आके छुप जाती है। वो यहाँ वहाँ देख रही होती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि कहाँ आ गई है। उसका धक्का एक कपड़ को लगता है और वो कपड़ से सारे कपड़े एक शख्स के ऊपर गिर जाते हैं। वो एकदम से वो उठाने जाती है और नीचे देखती है तो एक लड़की होती है। वो वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही होती है और शहर एकदम से चौंक के उसे देखने लगती है। वो लड़की शहर को देखती है और एकदम घबरा जाती है। शहर कुछ बोले उससे पहले ही वो लड़की उसे देखती है और उसे चुप करके इशारा करती है और हाथ जोड़ती है कि कुछ मत बोलो, शांत रहो। शहर उसे देखती ही रहती है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में कुछ किताबें देख रहे होते हैं। उतने में माहिद वहाँ पे आ जाते हैं और डॉक्टर साहब को पुकारते हैं। डॉक्टर साहब उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं अरे माहिद मियाँ आप यहाँ पे। माहिद कहते हैं क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर कहते हैं मुझे तो आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? माहिद डॉक्टर साहब के हाथ से किताब लेता है और कहता है ये तो मेडिकल एंट्रेंस की किताब है। क्या बात है डॉक्टर, आपको डिग्री वापस लेने की नौबत आ गई क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं हम तो ठीक ठाक ही डॉक्टर है, लेकिन ये मेडिकल एंट्रेंस की किताब किसी और के लिए है। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब आइए ना माहिद बैठिए। डॉक्टर साहब माहिद को कहते हैं कि हमें लगता है कि बीमारी का इलाज करने से ज़्यादा बीमारी की वजह जाननी ज़रूरी है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, बस दिल का दर्द बयान कीजिए और घाव भर जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब माहिद को पूछते हैं खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए आपकी खुशी का राज क्या है? वैसे आपने बात पलटने की कोशिश अच्छी की थी, ऐसे डॉक्टर साहब बोलते हैं। तभी माहिद मुस्कुराता है। यहाँ पे दूसरी तरफ शहर उस लड़की को पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों छुपी थी? तभी वो लड़की यहाँ वहाँ देखती है और कहती है हमारे अब्बू हमारी शादी करवाना चाहते हैं और वो भी बूढ़े से। यहाँ पे शहर कहती है बूढ़े से? लड़की कहती है कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। शहर कहती है या अल्लाह। शहर उसे कहती है तुम ज़्यादा देर तक यहाँ पे छुप नहीं सकती। तभी वो कहती है हम तो भागना चाहते थे लेकिन अब्बू आ गए इसलिए यहाँ पे छुपना पड़ा। वो लड़की कहती है हमारा भाई हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो हमें भगाने के लिए मदद कर रहा है। वो लड़की शहर को कहती है आप बस हमें उन तक पहुँचा दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। शहर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे कहा होता है कि चुपचाप जाके मदरसे में पढ़ाई करना, कोई
कुछ और मत करना, कोई तमाशा नहीं। और वो कहती है मन में कि अम्मी हमें माफ़ कर दीजिए, एक लड़की परेशान है तो हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। दूसरी तरफ कौसर डॉक्टर साहब के घर पे आती है, बेल बजाती है, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। तभी वो सोचती है कि कहीं डॉक्टर साहब दवाखाने में तो नहीं है, और वो उस तरफ चली जाती है। यहाँ पे माहिद डॉक्टर साहब को बोल रहा होता है कि डॉक्टर साहब, हम नहीं जानते कि हम वाकई में अंदर से खुश है या नहीं, पर इतने सालों से जो बोझ दबा हुआ था हमारे अंदर, वो अब काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हैं हम। डॉक्टर साहब माहिद को पूछते हैं ये कैसे हुआ माहिद। तभी माहिद कहते हैं कि कल रात वो ऐसी चीज़, मेरा मतलब है जो चीज़ हमें गुस्सा दिलाती है, दूर भागते हैं, आज तक उसका सामना नहीं किया है। कुछ पुराने जख्म, हमने उसे अपने फ़ोन में देखा, उसकी तस्वीर। हैरत की बात यह है कि उस तस्वीर को हमने देखने के बाद भी हमारा फ़ोन नहीं तोड़ा। गुस्से में तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं माहिद, दिस इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। डॉक्टर साहब कहते हैं आप जानते हैं ना, प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, उन्हें फेस करने का। ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं उतने कौसर खिड़की के वहाँ पे आके देखती है और वो एकदम से चौंक जाती है। माहिर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, वो कहती है हम गलत समय पे आ गए। डॉक्टर साहब माहिद को बोलते हैं कि और बताइए। तभी माहिद कहता है और हमें एहसास हुआ कि हमारी गुस्से की वजह से लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है, और यहाँ पे कौसर कान लगा के उनकी बातें सुनने की कोशिश करी होती है। माहिद आगे कहता है उनके जज्बातों को ठेस पहुंचती है, नुकसान होता है उनका। डॉक्टर साहब कहते हैं आप उसी लड़की के बारे में बात करें ना जिससे आपका निकाह तय हुआ है। यहाँ पे कौसर कह रही होती है डॉक्टर साहब ये माहिद साहब से क्या बात कर रहे हैं। माहिद डॉक्टर साहब से कहता है कि हमने उनसे माफ़ी मांग ली और उन्होंने हमें माफ़ भी कर दिया। यहाँ पे डॉक्टर साहब बड़े ही खुश हो जाते हैं, और यहाँ पे कौसर कान लगा के सुनने की कोशिश करी होती है कि ये माहिद साहब और डॉक्टर साहब में क्या बातें हो रही है, उसे जानना होता है। डॉक्टर साहब माहिद की बातों पे खुश होते हैं और कहते हैं ये तो, डॉक्टर साहब कहते हैं माहिद को कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली है माहिद, क्योंकि ये जो लड़की है ना, उसने आपके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। बस आप अपने पास से निकल के इस रोशनी की तरफ जाइए। डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि माहिद मियाँ, ये जो लड़की है ना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और खिड़की की तरफ से ये कौसर ये सब कुछ सुनने की और देखने की कोशिश करी होती है। कौसर मन में कहती है डॉक्टर साहब को पता नहीं है कि ये माहिद के लिए जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो सहर है। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा। उनको लगता है सहर माहिद के लिए बिल्कुल सही लड़की है।